हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम इस प्लांट किंगडम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब तक हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स कर लिया है, उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम करेंगे जिम्नोस्पर्म को। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर अच्छा लगता है आपको ये क्लासेस तो आप इसे लाइक करें। और अगर किसी सेपरेट क्लास की रिक्वायरमेंट हो, किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो आप अपनी डिमांड कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनते हैं, ठीक, लेकिन ये सीड नेकेड होते हैं। अब बात ये है कि आखिर इस नेकेड सीड का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझने पड़ेगी कि जैसे कि अगर आप एंजियोस्पर्म्स को देखें, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो आज के डेट में आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं, मैक्सिमम जहाँ फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें फ्रूट्स भी आते हैं, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में आपको क्या मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं। और यही रीजन है कि एंजियोस्पर्म को आप फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रूट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंगो का फ्रूट है, तो ये एक फ्रूट होगा और इस फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलेगा, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा। फर्टिलाइजेशन के पहले यही फ्रूट को आप ओवरी कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओवरी फ्रूट बन जाता है और सीड जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप कहते हैं ओव्यूल, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है और यही ओव्यूल बाद में चल के सीड बन जाता है। अब एंजियोस्पर्म की फीचर ये होती है कि चूंकि उनके पास जो ये ओव्यूल होता है ये ओवरी के अंदर होता है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड बनता है वो फ्रूट के अंदर बनता है, इसीलिए आपको सीड एक्सपोज्ड दिखाई नहीं देता। अब जैसे आप मैंगो है, आम है, तो क्या आप मैंगो का सीड देख लेते हैं बिना उसको कट किए? आंसर इज नो। जब आप मैंगो को कट करते हैं, जब फ्रूट को आप कट करते हैं, तब उसके अंदर उसका सीड होता है, ठीक है। ऐसे ही किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लें। तो कहने का मतलब कि सीड इज इनसाइड द ओवरी, ठीक। इसी की वजह से हम कहते हैं कि इसमें एंजियोस्पर्म में वो नेकेड नहीं है। अब जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नाम का कोई चीज ही नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में ओवरी ही नहीं था, ओवरी ही नहीं था तो फ्रूट भी नहीं बनता। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, सीड बनता है। और चूंकि यही कारण है कि चूंकि उनके पास ओवरी नहीं होता तो सीड इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, दैट्स व्हाई देयर सीड इज नेकेड। अब इस नेकेड का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब जिम्नोस्पर्म को एक थोड़ी सी एक और चीज समझ लीजिए कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे और इसके हैबिटेट को लेकर। सबसे पहली चीज कि अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं कि आज के डेट में अगर आप देखें इस धरती पर तो जिम्नोस्पर्म्स का नंबर सबसे कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है ये एक समय था जब इस धरती पर राज किया करते थे। जब प्लांट के केस में, जब प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स थे, प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स थे, उसी वक्त एनिमल में क्या थे, एनिमल्स में आपके डायनासोर्स थे। उस वक्त जुरासिक एरा हुआ करता था, जुरासिक पीरियड हुआ करता था। तो उस जुरासिक पीरियड के दौरान जिस वक्त एनिमल इस धरती पर एनिमल के फॉर्म में आपके डायनासोर्स थे, उसी वक्त प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म का राज होता था, ठीक। अच्छा, अब आज के प्रेजेंट डेट की अगर हम बात करें तो आज का जो भी हमारा अर्थ का इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो जिम्नोस्पर्म को सपोर्ट नहीं करता। इसी की वजह से ये सर्टेन जगह पर भी आपको मिलेंगे। और दूसरी, अगर क्वेश्चन आता है कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे कम आपको स्पेशीज किसके देखने को मिलेंगे, तो वो है जिम्नोस्पर्म। रीजन कि अर्थ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो इन जिम्नोस्पर्म्स को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इनके नंबर बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म को अगर हम देखें तो इनमें सीड कैसा है, नेकेड। और नेकेड सीड का मतलब आपको पता चल गया कि इसमें जो ओव्यूल था जो कि बाद में चल के सीड बनता है, इज नॉट इनक्लोज्ड, इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी। और इसी की वजह से जो इनका सीड बनता है वो फ्रूट के अंदर नहीं बनता, तो वो एक्सपोज होते हैं, इसी की वजह से इनको हम नेकेड बोलते हैं।
So gymnosperms are the plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remains exposed both before and after fertilization. Before और after fertilization ये क्या होंगे? Exposed होंगे. The seeds that develop post fertilization, post का मतलब होता है after fertilization, are not covered, that is are naked. ठीक है, यही naked का ही यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है. जिम्नोस्पर्म से इंक्लूड, अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आपको मिल जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में आपको मिल जाएंगे मीडियम साइज के ट्रीज, टॉल ट्रीज मिल जाएंगे एंड श्रब्स मिलेंगे. यानी कि जिम्नोस्पर्म में आपको हर्ब्स नहीं मिलेंगे. जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स नहीं मिलते. जनरली आपको कौन से मिलेंगे? श्रब्स मिलेंगे और आपको ट्रीज मिल जाएंगे. ठीक है, ट्रीज मिल जाएंगे, हर्ब्स आपको नहीं मिलते. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. पूरे इंटायर प्लांट किंगडम में जो अगर क्वेश्चन आता है कि जो टॉलेस्ट ट्री है, जायंट रेडवुड के नाम से वो जाना जाता है, वो ये है. यहाँ देखिए, यहाँ आपके लिए पिक्चर है. ये इस विशालकाय आप पेड़ को देख सकते हैं. ये कौन है? ये एक जिम्नोस्पर्म है. ये क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है. इसी को हम कहते हैं रेडवुड ट्री. अगर आप इसकी लकड़ी को देख पा रहे हैं तो ये रेडिश कलर का है. इसको हम रेडवुड ट्री बोलते हैं. ठीक, कॉमनली कॉल्ड एज रेडवुड ट्री, या ऐसे हम इसे कहते हैं सिकोआ. सिकोआ ये क्या है? एक जायंट है, जायंट ट्री है, जायंट ट्री है. ठीक है, और किससे बिलोंग करता है? ये जिम्नोस्पर्म से. ये एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है जो कि टॉलेस्ट ट्री है. ठीक, उसके बाद और दिया गया है इसमें, द रूट्स आर जनरली टैप रूट. इसमें रूट्स कैसे होंगे? टैप रूट. और आपको पता है कि टैप रूट कैसे बनता है? टैप रूट हमेशा बनेगा किससे? सो टैप रूट्स आर फॉर्म्ड बाय रेडिकल. रेडिकल से बनता है. जैसे कि मान लीजिए एक सीड है ना, और अब ये सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगा. तो जब ये जर्मिनेट करना शुरू करेगा तो रेडिकल और प्लीम्यूल बनाता है. ये सीड क्या करेगा? रेडिकल यहाँ पर प्लीम्यूल बनाएगा जो कि शूट सिस्टम को गिव राइज करता है, जिससे शूट सिस्टम निकलेगा, और रेडिकल से रूट एराइज करेगा. ऐसा रूट जो रेडिकल से निकले, ऐसा रूट जो रेडिकल से निकले उसको हम कहते हैं टैप रूट, यानी कि ट्रू रूट. ठीक, यहाँ पर सीड्स थे तो रेडिकल भी है. रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस. अच्छा, एक चीज़ और, हम पूरे इस जिम्नोस्पर्म को कुछ प्लांट्स के फीचर्स से डिवाइड करेंगे. कहने का मतलब इस पूरे जिम्नोस्पर्म में कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और दो ऐसे हम फीचर्स डिस्कस करेंगे जिसमें कि एक प्लांट होगा आपका पाइनस का. ये है पाइनस, इसका एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे. और एक प्लांट आएगा आपके पास साइकस, इसको लेकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेन फीचर्स जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करने के लिए जो यूज़ किए जाएंगे वो रहने वाला है पाइनस, और दूसरा रहने वाला है साइकस. जो आपका पाइनस है, ठीक, आप देख पा रहे हो, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको हिली एरियाज़ में मिलेगा. ये हिली एरियाज़ में मिलेगा. ठीक, जब भी आप शिमला मनाली जाते होंगे तो पहाड़ों पे आपको ऐसे ही पेड़ दिखेंगे, तो हिली एरियाज़ में आपको मिलेंगे ये. ठीक, उसके बाद अगर हम इनके एक एक फीचर, वेजिटेटिव फीचर की पहले बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इनकी जो ब्रांचिंग है, तो आप देखेंगे अगर लोअर ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, वो लंबे हैं एज कम्पेयर टू अपर. तो जैसे जैसे आप ऊपर के ब्रांचेस को देखते जाएंगे उनकी साइज़ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी. ठीक, और इसी की वजह से ये कोनिकल शेप ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉनिफर्स. तो जो लोअर ब्रांच है ना, ये जो लोअर ब्रांच है वो क्या है? लॉन्गर है. और ये सबसे पहले आया था, इसलिए ये ओल्डर भी है एज कम्पेयर टू ये अपर का ब्रांच. अगर आप ले लें, ये कौन सा हो गया? अपर का ब्रांच ले लें, तो ये क्या है? स्मॉलर है. और ये बाद में आया है तो ये यंगर है. और इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट. तो अगर हम इस पाइनस के रूट, स्टेम, लीफ एक एक करके बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके स्टेम की बात कर लें तो इसका स्टेम हमें कैसा देखने को मिलेगा? इसका स्टेम जो होगा वो कैसा होगा? स्टेम में ब्रांचिंग होगी. हम ब्रांचिंग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप साइकस पढ़ेंगे तो साइकस में ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच्ड होता है. तो ये क्या है? जो स्टेम है वो क्या है? ब्रांचिंग है, या आप कह सकते हैं ब्रांच्ड है, यानी कि आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी. अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोपिटल अरेंजमेंट.
एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल का मतलब क्या हुआ? लोअर इज लॉन्गर एंड इट इज ओल्डर एज कंपेयर टू अपर इट विच इज स्मॉलर एंड यंगर, और जिसकी वजह से ये कोनिकल शेप हो जाता है। ठीक, इसी की वजह से जहाँ ये होंगे उनको हम कॉनिफर्स बोलते हैं। अगर हम इनके स्टेम की बात कर लिया, अगर हम इनके रूट की बात करें, इनके रूट की, तो इनका रूट कैसा होगा? इनके रूट में जनरली फंगस का एसोसिएशन होता है, फंगस का एसोसिएशन होता है फंगल एसोसिएशन। अब फंगल के एसोसिएशन होने के कुछ कारण हैं, इसके रूट को आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जैसे इसका रूट है, ठीक है, तो अगर आप इसके रूट की बात करेंगे तो इसके रूट के साथ क्या होता है? फंगल का एसोसिएशन। देख पा रहे हैं आप? ये फंगस का एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा, ऐसे रूट को हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब ये हुआ कि इट इज द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस। तो ये जो आप रूट ऑफ हायर प्लांट्स कहते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये पाइनस का रूट है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्चुअली वो पाइनस का है एंड फंगस का एसोसिएशन है। चूंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक का मतलब बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। रूट ऑफ पाइनस को क्या बेनिफिट हो रहा है फंगस से? तो फंगस एक्चुअली ये करता है कि इस पाइनस के ट्री में जो इसका रूट है, इसके पास रूट हेयर्स नहीं होते, रूट हेयर्स नहीं होते। अब बात यह है कि पाइनस में रूट हेयर होता ही नहीं है, तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन तो बहुत मुश्किल की बात है, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ये फंगस जो है ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, तो जो इसकी कमी थी वो कमी को पूरा कौन कर रहा है? फंगस, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवा रहा है। ठीक है, रूट ऑफ हायर प्लांट, चूंकि ये प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक है, फूड बनाएगा तो बदले में इसको क्या देगा? इसको फूड देगा। तो फंगस इज गेटिंग फूड फ्रॉम रूट ऑफ पाइनस एंड इन रिटर्न इट इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्यों? क्योंकि पाइनस के पास रूट हेयर नहीं होते, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऐसे रूट को हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक, अच्छा, अब ये माइकोराइजा दो तरह के हो सकते हैं, एंडो या एक्टो। अगर ये रूट के, यानी कि अगर ये रूट के सरफेस के दो रूट हम बना दे रहे हैं आपके लिए, ये रहा रूट। ठीक, तो अगर आप देखें कि रूट के सरफेस के ऊपर अगर एसोसिएशन है, रूट के सरफेस के ऊपर ही अगर एसोसिएशन, तो इसको आप कहेंगे एक्टो। एक्टो का मतलब एसोसिएशन अपर में ही है, यानी कि हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट द सेल्स। जो इसके हाइफी हैं, जो फंगस का हाइफी होता है, जो आपने पढ़ा होगा फंगस में, तो इसके हाइफी सेल के अंदर यानी कि रूट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर ही रहेंगे। लेकिन अगर ये एंडो है तो ये क्या करेंगे? इसकी हाइफी इसके अंदर पेनिट्रेट कर देंगे, रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। तो अगर ये अंदर ही पेनिट्रेट कर देंगे, इसको आप कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। ये डिफरेंस है आपका एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा में। तो आई थिंक ये रूट का पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि इसके पाइनस की स्टेम कैसी है, फिर हमने देखा इसकी रूट कैसी है। अब हम आते हैं इसके लीफ पर, कि इसकी लीफ कैसी होती है। ये देखें, ये है पाइनस की लीफ। तो अगर आप पाइनस की लीफ को देखेंगे, ये होती है बिल्कुल निडल लाइक, ये वर्ड यूज किया जाता है, निडल लाइक। अब देखिए, पहाड़ों पर ये है, पहाड़ों पर स्नोफॉल भी होते हैं, तो अगर ये चौड़े चौड़े लीफ होंगे, ब्रॉडर लीव्स होंगे, तो इनकी पत्तियों पर स्नो आकर ठहर जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो इनको हैम्पर करेगा, इनकी लाइफ स्पैन को घटा देगा। लेकिन चूंकि इनका निडल शेप है, तो इसके ऊपर स्नो ठहर ही नहीं सकते हैं। जब रुक नहीं सकते तो इनकी फोटोसिंथेटिक की इफिशियंसी भी आराम से रहेगी, है ना, वो भी अच्छे से चलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो इस जगह पर हमने डिस्कस किया है वाई इन सम जेनरा दैट इज साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉर्ड। हाँ, अगर हम इसी तरह से, अगर हमने देखा अभी कि पाइनस के हमने देखा, पाइनस का रूट देखा, ठीक है, पाइनस का हमने स्टेम देखा, उसी तरह हम साइकस का भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पाइनस का एक फीचर मैं आपको बता दूं, अगर इस पाइनस को थोड़ा सा और नज़दीक से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक, अगर इसी पाइनस को अगर आप थोड़ा और नज़दीक से देखें तो ये ऐसा नज़र आएगा। अच्छा, अब इसके इस स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको देख पाएंगे
कि ये यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली है क्या। पाइनस का हम इसको कहते हैं कि ये इसका स्ट्रोरोफिल का एसोसिएशन है। मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये कॉम्पैक्ट स्टोरोफिल्स का स्ट्रक्चर है। कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स है ये, स्पोरोफिल्स। और आपको पता है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स को हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई, इसका मतलब ये पाइनस का कोन है। पाइनस का क्या है, ये कोन है। ठीक, अब इसको और अच्छे से अगर नज़दीक से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी कि हर एक स्ट्रक्चर एक एक स्पोरोफिल है। डिपेंड करता है कि वो माइक्रो है या मेगा, वो अलग बात है, बट कॉमनली अगर हम बात करें तो ये एक स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल है। अब ये स्पोरोफिल इसके लीफ की तरह ऐसे फैले हुए नहीं है, बल्कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाकर है। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोन। पाइनस का है तो हम कहेंगे पाइनस का कोन। ठीक, तो ये मुझे ये फीचर बनाना है। यहाँ पर आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर को कर लिया है। अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर करें आपका साइकस का, तो साइकस में देखिए, साइकस में क्या है, अगर आप इसके स्टेम की बात करें, हाँ ये ड्राई कंडीशन के लिए, ड्राई कंडीशन में ये बहुत अच्छे से रहता है, इसका हैबिटेट है ये। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें इसके स्टेम की, तो इसका स्टेम क्या होता है, अनब्रांच्ड। ब्रांचिंग नहीं देख पाएंगे आप, है ना, अनब्रांच्ड। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ठीक है, अनब्रांच्ड होता है। आपके पास यहाँ पर रूट के लिए डिस्कशन करने के लिए है, स्टेम के लिए डिस्कशन करने के लिए है, और लीफ के लिए है। तो सबसे पहली चीज, स्टेम को अगर हमने देखा तो ये क्या है, अनब्रांच्ड। अगर आप इसके रूट की बात करें, रूट की, तो देखिए साइकस के रूट में क्या है, उसको हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स। अब कोरोलॉइड रूट का मतलब क्या है, यानी कि अगर साइकस के रूट की बात करें, साइकस, 1 सेकेंड, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। तो अगर हम इसके इस रूट को देखें यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइकस में कौन सी रूट है, कोरोलॉइड रूट। यानी कि अगर हम साइकस के रूट की बात करें, तो साइकस के रूट में एसोसिएशन होता है किसका, बीजीए का, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा का। यानी कि इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, साइकस, और कौन सा रूट ये बनाता है, ये दोनों मिलकर जो रूट को बनाएंगे उस रूट को हम क्या कहते हैं, दिस रूट इज कॉल्ड एज कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट। ठीक है, तो यानी कि कोरोलॉइड रूट, सी साइनोबैक्टीरिया, सी साइकस, सी कोरोलॉइड रूट। तो कोरोलॉइड रूट किसको आप कहेंगे, कोरोलॉइड रूट इज द एसोसिएशन ऑफ साइकस रूट एंड बीजीए, साइनोबैक्टीरिया। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि आखिर ये साइनोबैक्टीरिया यहाँ करता क्या है, क्या काम है इस साइनोबैक्टीरिया का। क्योंकि हमने फंगस का तो समझ लिया कि रूट हेयर नहीं है पाइनस के पास, तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा तो यानी कि हमने यहाँ पर साइकस का हमने स्टेम कर लिया, हमने साइकस का रूट भी कर लिया। ठीक है, अब बारी है साइकस के लीफ की। तो लीफ में जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो ये बताई जाती है कि साइकस के लीफ को अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि इसके पास, जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो इसके पास क्या होगा, एक
इस तरह से यहाँ पर आप इसको मिडरिम नहीं कहेंगे क्योंकि ये रैचेज होता है, ये मेन जिसको आप कह रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इस मेन एक्सिस पर क्या होंगे, बहुत सारे लीफलेट्स पाए जाएंगे, ठीक, बहुत सारे लीफलेट्स पाए जाएंगे। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है उनको आप कहते हैं लीफलेट, और पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर आप कहते हैं लीफ। यानी कि इसमें ये क्या हो गया, एक लीफलेट हुआ, ये लीफ नहीं हुआ। जैसे नीम की पत्ती है तो वो क्या है, वो एक यहाँ पर लीफलेट है, लीफलेट, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर ऐसे लीव्स को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड। ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाता है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं यहाँ पर साइकस के केस में, जबकि पाइनस में कैसे होते थे, सिंपल लीफ होते थे। आप देखिए इसके लीव्स को, ये सिंपल लीफ है, कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल लीफ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में क्या डिस्कस किया हुआ है। नाउ कोरोलॉइड रूट्स विथ आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या था, आपको याद है, मोनरा था ये। द स्टेम आर अनब्रांच्ड इन साइकस, अनब्रांच्ड इन पाइनस एंड सेड्रस। आपने सेड्रस कभी देखा है, ये है सेड्रस, ये देखिए कुछ कुछ पाइनस की तरह दिख रहा है। तो पाइनस भी ब्रांच्ड है और सेड्रस भी ब्रांच है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जबकि साइकस क्या है, अनब्रांच्ड। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट, पिनेटली कंपाउंड लीव्स अभी डिस्कस किया, फॉर अ फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इनके जो लीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडेप्टेड होते हैं, इन सब चीज़ों को झेल जाते हैं, चाहे वो टेम्परेचर का बदलाव हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे विंड का बदलाव हो, वो इन सारे चीज़ों को क्या करते हैं, विथस्टैंड मतलब झेल जाना। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स आपको बताया कि इनके एक्रोपिटल अरेंजमेंट की वजह से ये कोनिकल शेप ले लेते हैं, और जहाँ ये रहते हैं बहुत घने जंगल बना देते हैं, तो ऐसे एरिया को बोलते हैं कॉनिफर्स। द निडल लाइक लीव्स reduces the surface area. This thick cuticle and sunken stomata also helps to reduce water loss. और जैसा कि अगर आपने इसके लीफ को देखिए तो इसका लीफ कैसा है, निडल लाइक है, बताया अभी निडल लाइक है ना। और इसकी वजह से इसका जो स्टोमाटा है, सरफेस एरिया इसमें कम हो जाएगा, सरफेस एरिया इसके निडल लाइक होने की वजह से ये कम हो जाएगा। स्टोमाटा कैसा है इनका, संकेन। संकेन स्टोमाटा होना ये बताता है कि वाटर लॉस से उसे बचाना है। संकेन स्टोमाटा कैसा है, संकेन यानी कि धसा हुआ, है ना, थोड़ा धसा हुआ, दबा हुआ। संकेन स्टोमाटा अपने आप में ये इशारा है कि ये वाटर लॉस से उसे बचाने वाला है, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखिए इस अपने पेपर पर, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी बुक की। चलते हैं अब नेक्स्ट लाइन, यानी कि हमने क्या पॉइंट डिस्कस कर लिए, हम ये पूरे पैराग्राफ को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, यानी कि यहाँ से चलिए अब देखते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइटा में हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे सिलेजिनेला, साल्वेनिया, जो हेट्रोस्पोरस थे, बाकी सब होमोस्पोरस थे। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स यानी कि माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cone, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोन हमने आपको दिखाया था, ठीक है। ये जो है ये एक साइकस का मेल कोन है, ये साइकस का मेल कोन है। मेल कोन इसका लार्जेस्ट कोन होता है। जो भी प्लांट कोन बनाते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट कोन बनाता है मेल कोन ऑफ साइकस, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है जो स्ट्रक्चर, ये फीमेल है, लेकिन फीमेल का कोन नहीं होता, फीमेल कोन एब्सेंट होता है। इसमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं, मेगा स्पोरोफिल, वो एग्रीगेट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तो इसीलिए यहाँ पर आप कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा, ये साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेल कोन सबसे लार्जेस्ट कोन है और फीमेल में कोन नहीं होता। और जो मेगा स्पोरोफिल है उसमें जो ओव्यूल बनाता है वो ओव्यूल लार्जेस्ट है, वो बहुत बड़े बड़े ओव्यूल्स बनाते हैं, ये लार्जेस्ट है, ठीक, पूरे जिम्नोस्पर्म में। अब बात करते हैं इसके यहाँ इस फीचर्स के। ये देखिए, अगर हम इस कोन को कट करें
जैसे कि हमने अभी अगर आपको डायग्राम दिखाया, अगर हम इस कोण को इस तरह से टीएस कर लें, ठीक है, टीएस तो नहीं होगा, एलएस कर ले, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर ले, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये है एलएस, ठीक, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अगर हम ये सेक्शन इसका कट करें तो ये था मेल कोण और ये इसका हमने सेक्शन कट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से, यानी कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको आपने बोला माइक्रोस्पोरोफिल, मेल से रिलेटेड है। इसी तरह आपको मेगास्पोरोफिल भी दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आपको फीमेल कोण मेगास्पोरोफिल भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये है मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, ठीक। अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें क्या होगा, उसमें यानी कि अगर एक एक्सिस की बात करें तो इसमें एक माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक, इस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आपको फोकस करनी है यहाँ पर, है ना। तो माइक्रोस्पोरोफिल है। अब इसके नीचे अगर आप देखें इस जगह पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिख जाएंगे। क्या मिलेंगे आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसा होगा ये, डिप्लॉयड, मियोसिस करवाएगा और क्या बना देगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, यानी कि हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म की पूरी बॉडी थी, जिम्नोस्पर्म की जो पूरी बॉडी होती है, जिम्नोस्पर्म होता कैसा है, ये जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक कंडीशन में होता है। जो भी आप ये प्लांट देख रहे हैं ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है, ठीक। स्पोरोफिटिक मतलब 2n कंडीशन है, ठीक है। चलिए, जैसे आपने एल्गी में देखा था वो हैप्लॉयड थे, ब्रायोफाइट्स हैप्लॉयड थे, टेरिडोफाइट डिप्लॉयड थे, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड को आप क्या कहते थे, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो इसके डोमिनेटिंग स्टेज क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज। मेन प्लांट जो स्टेज है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी तरह से ये कोन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया आपको कि कोन किसे कहते हैं। The microspores develop into the male gametophytic generation, which is highly reduced and confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called as pollen grain. बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम फीमेल की, तो डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, अब ऐसे कोन जो मेगास्पोरोफिल बियरिंग कर रहे हैं, है ना, उसमें विथ ओव्यूल्स, उसमें ओव्यूल तो होगा, और माइक्रोस्पोरेंजिएट या माइक्रोस्पोरेंजिया, नॉट ईएट, माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। फीमेल कोन को कहते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई, या उसको आप कह सकते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रो हम मेल के लिए यूज करते हैं, मैक्रो या मेगा हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। कभी भी माइक्रो वर्ड यूज हो तो ये मेल के रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है, और कभी भी मैक्रो या मेगा यूज हो तो ये किसके लिए रिस्पेक्ट में यूज होता है, ये फीमेल के रिस्पेक्ट में यूज होता है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री, जैसा कि पाइनस, और ऑन डिफरेंट ट्री, साइकस। हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाइनस एंड साइकस में। पाइनस एंड साइकस में ये डिफरेंस है कि अगर आप पाइनस की बात करें, ठीक है, तो पाइनस होता है आपका मोनोशियस, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब ये हुआ बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर born या आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट। मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर सेम प्लांट पर होंगे तो मोनोशियस, ठीक है। डैशियस किसे कहते हैं, डैशियस की अगर हम बात करें तो साइकस। साइकस क्या है, साइकस, साइकस है डायोशियस, ठीक है। डैशियस का मतलब होता है मेल, बोथ मेल एंड फीमेल
आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट। जैसे कि पपाया होता है ना, मेल अलग फीमेल अलग, तो स्पाइनस में अगर आप देखें तो मेल फीमेल आपको एक ही पर मिल जाएगा, लेकिन साइकस में आपको क्या मिलेगा कि साइकस में मेल अलग है और फीमेल अलग है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये साइकस का मेल कौन है, तो इस पर फीमेल नहीं पाया जाएगा पूरे प्लांट में, कहीं भी नहीं। ठीक, देखिए इस प्लांट पर अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर फीमेल नहीं है, है ना। यहाँ पर अगर आप देखिए तो फीमेल है तो मेल नहीं है, तो साइकस क्या है, डैशियस होता है। ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डैशियस। द मेगास्पोर मदर सेल is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called as an ovule. The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female cone. देखिए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ओव्यूल है ना, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि ये इंटेगुमेंट्स होते हैं, ठीक, इंटेगुमेंट्स होते हैं। तो वैसे तो आप इनकी बात करें जिम्नोस्पर्म में, तो इनके इंटेगुमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। देखिए, ऑर्थोट्रोपस होता है ना, इनका ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थो का मतलब हुआ इरेक्ट, स्ट्रेट, अपराइट, ठीक है, ये इस तरह से। माइक्रोपाइल, चलेजा एंड फनिकल, ऑल लाइन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो हो गया इनका इंटेगुमेंट, जो कि बाद में चल के सीड कोट बनाएगा। और इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस होगा। इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस से भरा होगा, इसके अंदर न्यूसेलस होगा। ठीक, क्या होगा, न्यूसेलस। और अभी भी ये 2n है। अब इसे न्यूसेलस में कोई एक सेल क्या होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और इसी को आप क्या बोलना शुरू कर देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। इसी मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, अब क्या बनाएगा, अब बनाएगा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और अभी ये क्या बनाएगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, और उसी में बनाएगा ये एग। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, नाउ द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर्स enclosed within the megasporangium nucellus develops into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. ठीक है, जैसे कि अगर ये फीमेल कोन की बात करें, ये पूरा सेंट्रल का एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पूरा सेंट्रल एक्सिस है। इसमें यहाँ पर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ब्रैक्ट है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा ओव्यूल है, और ये ओवुलिफेरस स्केल्स है। ठीक है, अच्छा, अब बात करें कि आखिर ये जो मियोसिस हुई, इसको जरा डिटेल में कर लेते हैं, है ना। देखिए, होता क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड होकर ये क्या बनाएगा, ये करेगा मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस, और मियोसिस करके ये 4 क्या बना देगा, हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स, हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बनाएगा। सबके सब क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड मेगास्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बन जाएंगे, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है किसी एक पर। ठीक, अब ये जो एक मेगास्पोर है यहाँ पर, अब वो क्या करेगा कि वो अपने सराउंडिंग किससे था वो, अगर आप देखें तो ये इंटेगुमेंट है। अब आप देखें जरा यहाँ पर ध्यान दें, ये था इंटेगुमेंट। ठीक, अब ये सारी जो प्रोसेसेस हुई है ये तो यहीं पर हुई है। अब ये था मेगास्पोर, ठीक, मियोसिस तो वहीं पर हुई है, और ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ ये न्यूसेलस से घिरा हुआ है। इसी के जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ देखें, megasporangium nucellus, so enclosed within the megasporangium, that is the nucellus, develops into a multicellular female gametophyte and that bears 2 or more archegonia or female sex organ. ठीक है, आर्कीगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी के अंदर होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, बॉडी के बाहर नहीं जाएगा। अनलाइक ब्रायोफाइट्स, जब आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था एंड टेरिडोफाइटा पढ़ा था, तो देखेंगे आपकी ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या थी, हैप्लॉयड थी। टेरिडोफाइटा में डिप्लॉयड कंडीशन आ गया था, है ना। सो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसा कि आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था, टेरिडोफाइटा में देखा था, तो इसके पास भी जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंड मेल गैमेटोफाइट है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है।
नाउ दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट का मतलब होता है उनका मेन प्लांट बॉडी, जो कि 2n कंडीशन का होता है. द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है, जिम्नोस्पर्म के केस में जो पॉलिनेशन होता है, पहली बार पॉलिनेशन जो हुआ था वो बाय एयर हुआ था. बाय एयर कह लें या बाय विंड कह लें, यानी कि इसको हम कहते हैं एनिमोफिलस. एनिमोफिलस का मतलब होता है, एनिमोफिलस का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एयर और विंड. Now come in contact with the opening of the ovules born on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grows towards the archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. The following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seed. These seeds are not covered. ठीक है. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर ले इसमें, वो नोट करने वाली बात ये है कि इसमें जो एंडोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, so it is haploid. ठीक है. अगर आप एंडोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बहुत अंतर है. एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है. जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, तभी एंडोस्पर्म बन गया था. और एंजियोस्पर्म में कैसे बनता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक, पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस, चूंकि प्री फर्टिलाइजेशन पहले ही एंडोस्पर्म बन गया था, इसीलिए एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. और चूंकि यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्या होता है? 2n पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिलकर इसको क्या करते हैं? डिप्लॉइड बना देते हैं. ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में. अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की. लाइफ साइकिल की बात कर ले या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले, बात सेम है. ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करते हैं. देखिए, सबसे पहली चीज़ अपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? आपने स्टार्टिंग किया था यहाँ पर कि एक आपने मैच्योर स्पोरोफाइट लिया था. ये एक मैच्योर प्लांट है. चूंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड, मेन प्लांट बॉडी इनकी होती है डिप्लॉयड, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट. ठीक, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड को बोलते हैं. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने पाइनस ले लिया जिसमें कि क्या है? मोनोशियस है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइक्रो, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन बना. अब ये मेल कोन है, मेल कोन के अंदर क्या होगा? मेल कोन के अंदर यहाँ पर मिलेगा आपको माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस होगी और ले देकर यहाँ क्या बन जाएगा? पॉलन ग्रेन बन जाएगा, क्योंकि ये पॉलन कोन है. ठीक है, पॉलन कोन का कहने का मतलब ये मेल कोन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बन जाएगा. अब ये पॉलन ग्रेन रेडी है, ये पॉलन ग्रेन बन चुका है. पॉलन ग्रेन क्या है? हैप्लॉइड है. ठीक है. अच्छा, इसकी बात करें, ओवुलेट कोन कहने का मतलब ये फीमेल कोन है. ठीक, फीमेल कोन को अगर आपने एलएस किया है, एलएस ऑफ फीमेल कोन किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओव्यूल है. ठीक, अच्छा, ओव्यूल है यहाँ पर, उसमें आपने देखा था इंटेगुमेंट भी थे. ठीक, अच्छा, इसको अगर आप देखें पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है. ये एक मेगा स्पोरोसाइट है, यानी कि एक मेगा स्पोरोसाइट है. जो भी चीज़ें होंगी यहीं पर होंगी. और ये पूरा स्ट्रक्चर मेगा स्पोरेंजियम है. 2n है क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हुई है. अब क्या होगा? मियोसिस होगा. मियोसिस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 4 मेगा स्पोर बनेंगे, एक रह जाएगा क्योंकि मैंने भी 3 कट कर दिया था, एक रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्वाइविंग मेगा स्पोर. एक बच गया. अब यहाँ पर मेगा स्पोर भी यहाँ पर है. ठीक, और वहाँ पर पॉलन ग्रेन भी रेडी हो गया था. अब जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये मिलेगा आपको, ये इसका मेगा स्पोर सर्वाइविंग, उसको आप कहते हैं आर्किगोनियम, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट. अब यहाँ पर मेल गैमेट आया, यानी कि पॉलन ग्रेन आया, इसको फर्टिलाइज करेगा. अब फर्टिलाइज करेगा, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, स्पर्म न्यूक्लियस है
वो आया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर एग था, यहाँ पर जाइगोट बनाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएगा, जाइगोट और डेवलप करके इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पर बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो बनाएगा सीड कोट यानी कि इंटेगुमेंट, और अंदर इसके फूड रिजर्व भी बनेगा। बाद में चल के ये पूरा का पूरा एक जब सीड बनेगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इम्ब्रियो रहेगा, सीड कोट है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये सीड है। ये सीड एक्सपोज्ड है, ठीक, किसी फ्रूट के अंदर नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड। ठीक है, वापस ये जर्मिनेट करेगा तो वापस ये सीडलिंग बनाएगा और वैसा ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। तो ये पूरी की पूरी है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ही प्लांट के ऊपर लिया है, पाइनस लिया है। अगर आप साइकस लेंगे तो दोनों इवेंट्स अलग अलग प्लांट पर होंगे और पॉलन ग्रोन को कैरी करके ले जाएगा एयर। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ आपका जिम्नोस्पर्म। सो आई थिंक अगर हम चले इस एनसीईआरटी की बुक पर, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये जिंको बाइलोबा का है। इसका नाम क्या है, जिंको बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा। बाइलोबा इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है, ये एक लिविंग फॉसिल है, ये याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लिविंग फॉसिल है। फॉसिल एक तो होता है फॉसिल, यानी कि अब उनका एक भी स्पेशीज इस धरती पर नहीं है। जैसे कि डायनासोर क्या है, डायनासोर फॉसिल है, ठीक, उनका एक भी स्पेशीज नहीं है धरती पर। एक होता है लिविंग, जैसे कि जितने भी आम आजकल प्लांट, जितने ऑर्गेनिजम्स आप देख पा रहे हैं। एक आता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब ये हुआ कि किसी वक्त इनके बहुत सारे स्पेशीज हुआ करते थे, आज के डेट में बस एक आध ही बच गए हैं लिविंग के फॉर्म में, बाकी सब फॉसिल बन गए हैं, तो उनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसके, तो जिंको बाइलोबा लिविंग फॉसिल है। अब देख पाएंगे ना इसके, तो दो दो ओव्यूल्स एक साथ लगेंगे, हमेशा दो दो ओव्यूल्स एक साथ लगेंगे, बाइलोबा। ठीक है, चलिए, इनको चाइना के लोग बहुत पसंद करते हैं और क्रिश्चियन इनको अपना रिलीजियस या आप कह लें पायस प्लांट मानते हैं, तो उन्हीं सोसाइटी की वजह से ये थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है। अगर आप जाएं कभी चर्च तो आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन का प्लीज़ यूज़ करें, और नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अब हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो आप कह दें, इन्हीं दो चैप्टर्स में से किसी को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।